Hello guys, welcome back to my channel. Today we have a new video and that is about मार्क्सवाद चैप्टर 18 जो है मार्क्सवाद में जो तीन विचार धाराएं दी गई हैं अलग अलग उसकी मार्क्स की, लेनिन की और माओ की। इसमें से जो दो इंपॉर्टेंट हैं जिन पे लास्ट ईयर क्वेश्चंस आ रखे हैं, कार्ल मार्क्स वाले पे नहीं आ रखे, BI लेनिन पे आ रखा है कि लेनिन के जो के हैं उसके मार्क्सवाद के सिद्धांत और व्यवहार में क्या क्या वो हैं उस पर क्वेश्चन आ रखा है। एक क्वेश्चन आ रखा है माओ पे, माओ के इस राजनीतिक चिंतन के लक्ष्य क्या हैं और माओ में जो विरोधाभास है उसमें माओ का क्या योगदान है। तो ये तीन क्वेश्चन आ रखे हैं 2013, 17 और 16 में। तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं जो BI लेनिन है उसने क्या बात करी है। उसमें सबसे पहले जो इसने विचार दिया है वो पहला विचार ये दे रखा है कि सर्वहारा के अर्गनी के रूप में दल, कि उसने ये बात कही है कि रूस में जो मजदूर वर्ग है उसकी संख्या बहुत अधिक है, ठीक है, लेकिन ये वर्ग जो है अपने शोषण, जो अपना शोषण उसका हो रहा है उससे सचेत नहीं है, मतलब जागरूक नहीं है वो अपने शोषण से। उन्होंने यह भी बताया है कि इन वर्ग की शिकायतों और दुखों को क्रांतिकारी दिशा की ओर मोड़ देने में औद्योगिक मजदूरों की अति आवश्यकता है। तो उन्हें वो मजदूर चाहिए जो औद्योगिक हो, जिनको ज्ञान हो उसका। असचेतन मजदूर वर्ग श्रम मजदूरों को उनके स्थानीय और ट्रेड यूनियन की मांगों से ऊपर उठा सकते हैं। जो सचेतन मजदूर वर्ग है, जो जागरूक मजदूर वर्ग है, वही उनको श्रम जो मजदूरों को है उनको ऊपर उठा सकता है। तो वो ये बात कहते हैं कि लेनिन ने वास्तविक व्यवहार में ऐसा करने का प्रयास किया था। उनके लिए सबसे बड़ा काम रूस में ऐसे मजदूर वर्ग को खड़ा करना था जो उनके शोषण के प्रति जागरूक हो, जो अपने शोषण के जो शोषण हो रहा है उसके प्रति जो मजदूर वर्ग जागरूक है सबसे पहले उसको खड़ा करना था, ठीक है। तो वह वर्ग जो होगा जानता होगा कि उसका शोषण हो रहा है, उसकी नज़र में ऐसा करने के लिए उसने एक साम्यवादी संगठन का बनाना बहुत ज़रूरी था कि परंतु लेनिन जानता था कि हाँ पर रूस में उसने ये बात कही। फिर एक जो मजदूर वर्ग क्रांतिकारी जो मजदूर वर्ग का गठन होगा तो उसमें जो है उसने साम्यवादी संगठन बनाने की बात कही। उसने ये बात कही कि लेनिन ने के समक्ष एक दूसरे की जो भी उसने ये बात कही कि स्टालिन ने इस विचार को अच्छे ढंग से कहा कि मजदूरों के लिए साम्यवादी दल का होना, मतलब अगर मजदूर जो है अगर खड़े हो जाएंगे, ना होना बिना सेनापति के सेना का खड़ा होना है कि मतलब सेना तो खड़ी हो जाएगी लेकिन उसमें जो साम्यवादी संगठन बनाने में जो उनका नेतृत्व करेगा वो साम्यवादी संगठन जो है उसका नेतृत्व करे उन मजदूर वर्गों का, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो ये कह रहा है अगर वो नहीं बनेगा, मतलब एक संगठन ही नहीं बनेगा तो कहीं ना कहीं वो ऐसा हो जाएगा कि बिना सेनापति के सेना जो है खड़ी है। तो इस तरह की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं क्रांति के काम को मार्क्स ने मजदूरों को सौंपा। इस टाइम इसमें सर्वहारा में जो क्रांति का काम है उसने मार्क्स ने मजदूरों को सौंपा। पर लेनिन ने यहाँ पे क्या करा, मजदूर वर्ग के अर्गनी साम्यवादी दल को क्रांति का करने का काम सौंपा। जो साम्यवादी दल है एक संगठन आके साम्यवादी दल को क्रांति करने का काम सौंपा, क्योंकि मजदूर भी अपने अधिकारों के प्रति इतने सचेत नहीं है। तो उनको सचेत करने के लिए, जागरूक करने के लिए, फिर एक उनको क्रांति के लिए जागरूकता फैलाने के लिए, उनमें चेतना की भावना उत्पन्न करने के लिए साम्यवादी दल का गठन होना चाहिए। और उसने ये बात कही कि साम्यवादी दल का गठन नहीं होगा तो वो ऐसा होगा कि बिना सेना के सेनापति के सेना का गठन। तो इस तरह से ये बात कही है। तो इसमें अगर ये देखा जाए तो पोलैंड की एक मार्क्सवादी महिला जैसे कि जो रोजा यजुगबर्ग है उसने इसका विरोध किया। जो अर्गनी जो आगे करने वाले मजदूरों को साम्यवादी दल का अभिभावक बना देगा, उन्हें दल के हाथों में खिलौना बना देगा। तो कुछ ने इस बात का भी विरोध किया कि कहीं ना कहीं मजदूरों को वो जो दल है साम्यवादी दल का उसका खिलौना बना के रख देगा, वो उसके इशारों पर ही काम करेंगे। तो इस तरह से इसका विरोध भी हुआ है। लेकिन इसका मीन ये है कि रूस में इसने सर्वहारा के अर्गनी के रूप में दल की बात करी है। इसमें इसने रूस में मजदूर वर्ग की संख्या अधिक है, वो शोषण से सचेत नहीं है और वो जागरूकता फैलाने के लिए एक साम्यवादी दल जो कि मजदूरों के लिए अर्गनी का काम करेगा, आगे काम उसका काम करेगा, उसमें साम्यवादी दल को दायित्व सौंपा है क्रांति का। तो ये है सबसे फर्स्ट इसका विचार। सेकंड ये कहता है लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद। उसमें क्या कहता है कि साम्यवादी जो दल है उसको मजदूरों के अर्गनी के रूप में स्वीकार करते हुए लेनिन ने यह बात कही है कि दल के लिए विशेष रूप के लिए संगठनात्मक संरचना की दलील करी है कि जो दल है उसकी जो संगठन बनेगा उसकी संरचना कैसे होगी, वो कैसे बनेगा। तो इस संदर्भ में उनका सिद्धांत जैसे नाम से जान पड़ता है वह है लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद। लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद मतलब लोकतंत्र और केंद्रीयवाद। इसका अर्थ यह होता है कि साम्यवादी दल का संगठन कुछ इस प्रकार से किया जाएगा कि जो दल का सबसे उच्चतर स्तर है उसका चुनाव दल के जो सबसे निम्न स्तर द्वारा होगा और दल के सभी स्तरों पर दलीय मामलों पर स्वतंत्र और मुक्त वार्ता विवाद हो। तो उन्हें लोकतंत्र हो,
मतलब लोकतंत्र में वही मुक्त वार्ता होनी चाहिए और वाद विवाद होना चाहिए, परंतु जैसे ही उच्चतर स्तर का निर्णय ले लिया जाता है तो शेष सभी स्तर उस निर्णय को मानने के लिए बाध्य हो, जैसे कि नॉर्मल अभी लोकतंत्र में भी होता है। वहाँ जहाँ सैद्धांतिक दृष्टि से लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद में लोकतंत्र और केंद्रीयवाद दोनों हैं, परंतु वास्तविक व्यापार में दल कम से कम लोकतांत्रिक और अधिक से अधिक केंद्रीकृत होता जाता है। ऑर्गेनिक सिद्धांत की भांति लेनिन के लोकतांत्रिक सिद्धांत की भी समकालीन मार्क्सवादी है उसने आलोचना की है। तो इसमें क्या कहता है, ये सेकंड पॉइंट है लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद। उसमें ये बात कहता है जो साम्यवादी दल का संगठन है वो लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद के द्वारा होना चाहिए, जिसमें जो उच्चतर स्तर का जो चुनाव है वो निम्नतर स्तर द्वारा होना चाहिए, और जब ये सभी जो भी स्तर हैं उन पर जो दल हैं दलीय मामलों पर स्वतंत्र और मुक्त वार्ता होनी चाहिए। पर कहीं ना कहीं जो इसकी आलोचनात्मक हर चीज़ की आलोचना तो की जा सकती है, तो वही मार्क्सवादियों ने इसकी आलोचना भी करी है। तो 2 पॉइंट हो गए। पहला हो गया सर्वहारा के ऑर्गेनिक के रूप में दल बनाना, ठीक है। दूसरा होगा लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद की उस दल का जो संगठन संरचना है वो लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद के द्वारा होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट जो इसने पूछा है वो बोला है साम्राज्यवाद। वो ये कहता है कि पूंजीवाद के अपने विश्लेषण में लेनिन ने तर्क दिया है कि सामंतवाद जार अत्याचारी शासन को उखाड़ फेंकने की प्रक्रिया है। लोकतंत्र और पूंजीवाद लाने में पूंजीपति की क्रांतिकारी भूमिका है। वो लेनिन ने इसे पूंजीवादी लोकतांत्रिक क्रांति का नाम दिया है। इस क्रांति के फलस्वरूप राजनीतिक शक्ति पूंजीपतियों के हाथ में चली जाती है। तो इसमें क्या है, साम्राज्यवाद कहता है। इसमें ये बात कहते हैं कि जो पूंजीवाद है ऐसे चरम पर पहुंच जाता है जहां पूंजीपतियों तथा मजदूरों के में विरोधाभास अति तीव्र हो जाता है। इससे मजदूर वर्ग द्वारा समाजवादी क्रांति की परिस्थितियां जो है बनती हैं और उसके फलस्वरूप पूंजीवाद का अंत हो जाता है। तो ये साम्राज्यवाद की बात कह रहे हैं कि एक होता है जब पूंजीवाद अपने चरम पे पहुंचेगा, तो वो जब अपने चरम पे पहुंचेगा तो पूंजीवाद अपने चरम पर पहुंचकर जिसमें जो मजदूर है वो इतना विरोध उत्पन्न कर देंगे तो कहीं ना कहीं पूंजीवाद का अंत हो जाएगा विरोध करने के बाद, और वहाँ पे एक नया वर्ग जो नई क्रांति है वो साम्राज्यवादी जो है नई क्रांति जो है उसका गठन हो जाएगा। तो इसकी बात करते हैं। लेनिन ने इसे इम्पेरियलिज्म द हाइट ऑफ कैपिटलिज्म, इम्पेरियलिज्म जो कि कैपिटलिज्म की हाइट है यह बताया है। इसमें इसने कहा है कि उसकी नज़र में पूंजीवादी देशों में पूंजीवाद इतना अधिक विकसित हो गया कि कच्चे माल और घरेलू बाजार व्यवस्था उससे और अधिक विकसित करने में सहायक नहीं हो सकते थे। मतलब एक चरम सीमा पर पहुंचे कि इसका विकास नहीं हो सकता। उसके बाद उसका लोग जो मजदूर है उसका विरोध करेंगे तो कहीं ना कहीं फिर उसका अंत होकर नया वर्ग नई जो क्रांति है वो स्थापित हो जाएगी। तो इसमें इसने एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अंततः पूंजीवादी देशों ने कच्चा माल बने माल के लिए बाजार पर अतिरिक्त पूंजी निवेश के लिए एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के महाद्वीपों को और बढ़ना शुरू किया। इस प्रकार अगर हम पूंजीवाद तथा यूरोप से निर्यात हो गया, एक का अधिकारवादी का रूप धारण कर लिया और प्रतिक्रियावादी बन गया, तो इसमें विभिन्न पूंजीवादी देशों में मजदूर क्रांति लाने की परिस्थितियाँ जो हैं वो पैदा हो गई। तो यही साम्राज्यवाद की बात है। थर्ड पॉइंट यही कहता है कि पूंजीवाद जो है अपने अंतिम चरणों में आएगा तो मजदूरों में तीव्र विरोधाभास उत्पन्न होएगा, उससे साम्राज्यवादी क्रांति आएगी और पूंजीवाद का अंत हो जाएगा। तो वो इसी तरह का एग्जाम्पल दे रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ बात वो कहते हैं लेनिन की जो जंजीर की दुर्लभतम कड़ी। इसमें ये बात कहते हैं, इसमें अगर मैं शॉर्ट में अपने लैंग्वेज में बताऊँ तो ये बात कहते हैं कि जब इसमें ये बात कहते हैं कि अगर हम जो जंजीरें हैं वो अपनी दुर्लभतम बिंदु पर अगर अपने बिल्कुल ही ज़्यादा अच्छे बिंदु पर जाएगी तो उसको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। अगर हम जंजीरों को तोड़ सकते हैं तो जब ही तोड़ सकते हैं जब वो अपने जब दुर्लभतम बिंदु पर जाएगी कड़ी तो वो उस टाइम पे और अधिक सशक्त हो जाएंगी, तो उसको हम निम्न बिंदु पे ही तोड़ सकते हैं। तो ये कहता है अगर पूंजीवाद जो है जो पूंजीपति हैं वो एक बिंदु पे सशक्त होंगे तो उसमें मजदूर भी सशक्त होंगे। अगर पूंजीपति वो निम्न उसमें रहेंगे तो मजदूर भी निम्न रहेंगे। तो ये बात कहते हैं अगर पूंजीपति सशक्त होंगे तो उस टाइम मजदूर सशक्त होंगे, वो तभी अपने दुर्लभतम बिंदु पर ही टूटेगी। तो उसकी बात करता है ये कहता है कि एक पूंजीवाद के रूप में अविकसित देश में जो बोल्शेविक क्रांति है, ये कहते हैं जंजीर की दुर्लभतम कड़ी तर्क का आविष्कार इसने ये बात की है। इसका अर्थ ये है कि पूंजीवाद पूरी तरह से विकसित नहीं था, इस कारण रूस जो है साम्राज्यवादी कड़ी की दुर्लभतम जंजीर है। सामने दृष्टि से जंजीर को उसके दुर्लभतम बिंदु पर तोड़ना अधिक उपयुक्त है, ना कि उस बिंदु पर जहाँ वे सशक्त हो। अच्छा सॉरी, इसमें ये बात है
कि जब दुर्लभतम मतलब वो जब जंजीर अपने दुर्लभ बिंदु पे ना हो तभी उसको तोड़ा जा सकता है, सशक्त जब वो ज़्यादा शक्तिशाली होगी उसको तब नहीं तोड़ा जा सकता। तो वो कह रहे हैं, फिर उसने बाद में ये बात कही है कि जो पूंजीवाद है वो जब पूरी तरह विकसित नहीं होगा उसको तभी तोड़ा जा सकता है। मार्क्स ने कहा कि पूंजीवाद के विकास के साथ पूंजीपति भी सशक्त होंगे और अधिक शक्तिशाली होंगे। वो यह भी कहते हैं कि पूंजीपति शक्तिशाली होने के साथ साथ पूंजीपतियों की कब्र खोदने के लिए मजदूर भी शक्तिशाली होंगे। मजदूर के विकास और सशक्त हुए बिना पूंजीपति जो है सशक्त नहीं हो सकते। जिन समाजों में पूंजीपति सशक्त होते हैं वहाँ मजदूर भी सशक्त होते हैं। इस प्रकार जहाँ पूंजीपति कमज़ोर होते हैं वहाँ मजदूर भी कमज़ोर होते हैं। लेनिन का तर्क यह था कि पूंजीवादी दृष्टि से यूरोप के विकसित देश साम्राज्यवादी जंजीर की सशक्त कड़ी हैं, जबकि जार में जो है दुर्लभतम कड़ी है। अगर रूस की बात करें तो वो सबसे शक्तिशाली कड़ी है, और जो रूस की बात करें जार जो है रूस में वो दुर्लभतम कड़ी है। तो उसकी बात करते हैं। तो और ये कहते हैं लेनिन की पूंजीवाद जो है अभी विकसित नहीं हुआ था। साम्राज्य राज्य के निर्माण की योजना बनाना एक समस्या बन गई थी, क्योंकि वो विकसित ही नहीं हुआ था पूरी तरह से विकसित होगा जभी तो ऊपर तोड़ने की बात करी गई थी कि जभी तो क्रांति उत्पन्न होगी। फिर इसने ये कहा था कि पूंजीपतिवादी जो राज्य है वो वर्गीय शासन के रूप में उभरता है, श्रमिक वर्ग के शोषण हेतु जो बल और हिंसा का एक विशेष संगठन है। तो इसने पूंजीवादी राज्य की आलोचना करी कहीं ना कहीं। फिर उसने मिश्रित जो अर्थव्यवस्था है उसकी बात करी कि पूंजीवाद और जो के अंत में और साम्यवाद की जो स्थापना होगी उसके बीच में हम किस चीज़ को अपना सकते हैं। हम मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपना सकते हैं, जो सार्वजनिक निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व हो के अंदर में काम किया जा सकता है, जब तक कि सार्वजनिक क्षेत्र जो है समाजवादी समाज की रचना करे और पूर्ण दायित्व तो स्वयं नहीं ले लेता, तो उसके बीच में हम मिश्रित अर्थव्यवस्था बना सकते हैं। तो इसमें ये जंजीर की दुर्लभतम कड़ी की बात है। फिर 5th पॉइंट भी है, इसमें 5 पॉइंट्स हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट है सरबराह के लिए ऑर्गेनिक के रूप में दल। दूसरा पॉइंट है लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद। तीसरा है साम्राज्यवाद। चौथा है जंजीर की दुर्लभतम कड़ी। और 5वां पॉइंट आता है सहजता तत्व समय और स्थान को चयनात्मक प्रदान कर। तो उसमें ये बात कहता है लेनिन ने सर्वहारा के ऑर्गेनिक के रूप में जो साम्यवादी दल है उसको सफल क्रांति का दायित्व सौंपा है। तो उसने ये बात कही है कि साम्यवादी दल जो है उसका नेतृत्व क्या होगा, निर्णय क्रांति कब और कहाँ होगी इसका नेतृत्व साम्यवादी दल करेगा। तो इसने ये बात कही है कि पर लेनिन के तर्क में मार्क्स की सहजता के तत्व की अपेक्षा समय और स्थान की चयनात्मक ने स्थान ले लिया। लेनिन ने मांशविक वर्ग मतलब जो साम्यवादी दल का जो अल्पसंख्यक समूह है की धारणा की आलोचना की थी। यह कहा था क्रांतिकारियों को जनता के लिए सहज क्रांतिकारी गतिविधियों के विकास की प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो इसमें लेनिन के इस तरह से भाव निकलता है कि जो साम्यवादी दल का नेतृत्व है वही ये निर्णय लेगा कि क्रांति कब और कहाँ होगी। दूसरे शब्दों में अगर देखा जाए तो क्रांति कार्यक्रम को श्रमिक निर्धारित नहीं करेंगे, जबकि जो श्रमिक के द्वारा जो वर्ग बनाया गया है, जो दल है उसका नेतृत्व कर रहा है वो निर्धारित करेगा। तो इसमें सहजता तत्व समय और स्थान को चयनात्मकता प्रदान करना वो चीज़ जो संगठन बना है साम्यवादी दल का उसको सौंपी गई है। तो इसमें भी रोजर्स लग्जमबर्ग ने इसकी आलोचना करी है और श्रमिक वर्ग में जो स्वतंत्र प्रयासों की ओर धक्का लगाए और भी जो प्रयास हैं उसकी बात करी है। तो इसमें यही 5 पॉइंट्स हैं जो आ जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट इसका बसता है माओ का। माओ ने क्या क्या विचार दिए हैं। तो माओ ने भी 4 विचार दिए हैं, 4-5। उसमें क्या है, उसमें ये बात करता है माओ कृषक क्रांति की बात करते हैं। मार्क्स के द्वारा क्या कहा गया है, कृषक वर्ग की अवमानना की गई है। मार्क्स ने जो बात करी है वो कृषक वर्ग को अवमानना करता है। कार्ल मार्क्स जो है वो कहते हैं कि जो कृषक वर्ग है वो रूढ़िवादी है, और मार्क्स ने कृषक वर्ग के अवमान की दृष्टि से देखा है, उन्हें प्रतिक्रियावादी कहा है, और ये कहा है कि वो आलू के झोले की संख्या दी है कि वो क्रांति कर ही नहीं सकते हैं। जबकि जो ये माओ है इसने मार्क्सवाद लेनिनवाद में संशोधन किया है, और उसने कृषक वर्ग की उसने ये बात कही है कि चीन में सफल क्रांति का जो श्रेय है वो कृषक वर्गों को दिया है। कृषक वर्ग जो है वहाँ पे क्रांति करेंगे। और उसमें माओ ने अगर ये बात कही है कि सचेत कि दल के जो सबसे बड़े जो नेताओं का वर्ग है वो स्वयं पूंजीवादी वर्ग जो है वो बन सकता है। वो उसने उच्च सोपान को एक तरफ रखने हेतु इस प्रकार का तर्क प्रस्तुत किया है। तो उसने मेन कृषक जो हैं उसकी क्रांति की बात करी है। उसने कोई मजदूरों की क्रांति की बात नहीं करी, उसने कहा है कृषकों की क्रांति की बात करी है।
और उसने ये कहा कि समाज में लाभ लेने के लिए जो पूंजीवाद वर्ग है वो भी खड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से उसने कृषक जो क्रांति की बात करी, सबसे पहले उसने मार्क्स की कृषक वर्ग की जो अवमानना है उसमें संशोधन करके उसने कृषक क्रांति की को प्रोत्साहन दिया। दूसरा है विरोधाभास। उसमें क्या है, मार्क्सवादी सिद्धांत में समाज में ना होने वाले सभी परिवर्तनों का मुख्य तत्व क्या था, विरोधाभास है। माओ ने क्या कहा है, विरोधाभास के विचार को और अधिक विस्तृत रूप दिया है। उनके अनुसार जो ऐतिहासिक विकास है उसका मूल नियम यह है कि विरोधाभास की एकता अर्थात विपरीत संवाद, वाद या प्रतिवादी जो अगेंस्ट और उसमें होती हैं एक उच्चतर स्तर पर और संख्यात्मक से गुणात्मक स्थितियों तक पहुंच जाते हैं। उन्होंने ये बात कही है, माओ ने मार्क्स के जो विरोधाभास है उसकी धारणा को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया। सभी परिवर्तन का मुख्य तत्व जो होता है वो विरोधाभास होता है। मार्क्स ने यही बात कही है और लेनिन ने इसी को प्रोत्साहन देने के लिए आगे विरोधाभास की एकता और जो विपरीत संवाद होते हैं, अगेंस्ट में डिबेट जो होती हैं वो चीज़, और एक उच्चतर स्तर पर और संख्यात्मक से गुणात्मक की स्थितियों में वो उन्हें विरोधाभास को पहुंचा देते हैं। वो कहते हैं कि विरोधाभास जो अंतर विरोध होते हैं वो एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं। तो इसमें वो कहते हैं दो तरह के विरोधाभास होते हैं, एक होते हैं अंतर विरोधी विरोधाभास, एक होते हैं गैर अंतर विरोधी विरोधाभास। तो इसकी बात कर रहे हैं। लेनिन ने इन दोनों में भेद करने का प्रयास किया था। उन्होंने मत दिया था कि समाजवादी समाज में विरोधाभास रहेंगे यद्यपि वहाँ अंतर विरोधी नहीं होंगे। माओ ने इस वाद विवाद को समृद्ध बना दिया। माओ ने विरोधाभासों को अंतर विरोधी और गैर अंतर विरोधी के रूप में विभाजित किया है, डिफरेंस किया है। जो अंतर विरोधी विरोधाभास हैं वो होते हैं जिन्हें शांतिपूर्ण ढंग से हम सुलझाया नहीं जा सकता। जो अंतर विरोधी हैं जिनको शांतिपूर्ण ढंग से हम सुलझा नहीं सकते। माओ ने इस विचार को और विस्तृत रूप देने का प्रयास किया है। 1957 में उसने ऑन करेक्ट हैंडलिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें इस चीज़ को और ज़्यादा विस्तृत रूप दिया है। और उसमें कृषक और मजदूरों के बीच जो विरोधाभास है वो गैर अंतर विरोधी होते हैं। कृषक और मजदूरों के बीच एक और छोटे दुकानदारों के बीच जो दूसरी ओर जो विरोधाभास है वो गैर अंतर विरोधी होते हैं। कृषक और मजदूर और छोटे दुकानदारों के बीच एक और राष्ट्रीय पूंजीपतियों के बीच जो होते हैं दूसरी ओर गैर अंतर विरोधी होते हैं। परंतु जो चीन के जो लोग हैं और कंपाउंडर पूंजीपति है उसमें विरोधाभास अंतर विरोधात्मक होते हैं। और पूंजीवादी जो वर्ग है उनके बीच में जो विरोधाभास होते हैं वो अंतर विरोधात्मक होते हैं। औपनिवेशिक देशों साम्राज्यवादी देशों के बीच जो विरोधाभास होते हैं वो अंतर विरोधात्मक होते हैं। और इसमें ये बात कही है जो अंतर विरोधी होते हैं वो भी दो भाषा, उसमें अगर देखा जाए तो लघु विरोधाभास भी होते हैं और एक होता है मुख्य विरोधाभास। तो मुख्य विरोधाभास क्या होता है, लघु विरोधाभास क्या होता है। तो इस तरह की बातें इसने करी गई हैं। जैसे जो अंतर विरोधी विरासत जैसे शांतिपूर्ण ढंग से हम नहीं सुलझा सकते, जैसे कि उसमें एग्जांपल इन्होंने दिया है कि जो राष्ट्रीय पूंजीपतियों के बीच जो दूसरी और जो इसमें अंतर विरोधात्मक में इसमें जो एग्जांपल दिए हैं वो दिए हैं, जैसे चीन के लोग हैं आगे और जो कंपाउंडर पूंजीपति है उनमें जो विरोधाभास होते हैं। और इसने एग्जांपल दिया कि समाजवादी और जो पूंजीपति वर्गों के अंदर जो दोनों विचारधाराओं के हैं उनमें जो विरोधाभास होता है। और औपनिवेशिक देशों और जो समाजवादी देश हैं उसमें जो विरोधाभास होते हैं वो अंतर विरोधात्मक होते हैं जिन्हें हम शांतिपूर्ण ढंग से नहीं सुलझा सकते। लेकिन जो गैर अंतर विरोधात्मक होते हैं जिन्हें शांतिपूर्ण ढंग से हम सुलझा सकते हैं वो जो होते हैं छोटे मोटे विरोधाभास होते हैं, जैसे कृषक और मजदूरों के बीच में हो गया, छोटे छोटे दुकानदार जो हो रहे हैं उनके बीच में हो गया। इस तरह का एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो सेकंड इसने विरोधाभास की बात करी है, फर्स्ट इसने कृषक क्रांति की बात करी है माओ ने। थर्ड इसने बात करी है ऑन प्रैक्टिस की। ऑन प्रैक्टिस में इसने ऑन प्रैक्टिस अपनी एक सुप्रसिद्ध निबंध लिखा है ऑन प्रैक्टिस 1973। तो इसने ये बात करी है, इसमें मेन जो लिखा हुआ है उसमें ये बात कही है कि जो ज्ञान का सिद्धांत है हमारा समस्त ज्ञान हमें ठोस अन्वेषण और अनुभाषिक विश्लेषण से प्राप्त होता है। ये कहते हैं कि हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है, वो हमें अन्वेषण मतलब रिसर्च करने से प्राप्त होता है और अनुभाविक विश्लेषण से। या तो हमें जो सबसे अच्छा ज्ञान जो होता है हमें प्राप्त, वो हमें पढ़ लिख कर नहीं होता, हमें रिसर्च के द्वारा वो प्राप्त होता है और एक अन्वेषण अनुभाविक विश्लेषण के द्वारा कि हम किसी चीज़ को स्वयं महसूस करके जब हम उसका विश्लेषण करते हैं तब हमें वो चीज़ प्राप्त होती है। तो इसने दो तरह की बात करी है। तो इसने ये बात कही है इसने एग्जाम्पल देखा, उन्होंने कहा कि यदि कोई भी चीन के समाज को समझना चाहता है तो उसे उस समाज के वर्गीय ढांचे को समझना होगा, उससे भू स्वामित्व के प्रतिरूप को जानना होगा और चीन की जो अर्थव्यवस्था है उसका साम्राज्यवाद पर क्या प्रभाव पड़ा है उसको जानना होगा। बिना निरंतर अनुभाविक वास्तविक
के सिद्धांत, मात्रिक मतानता बन जाता है। अनुभाविक जो वास्तविकता है उसकी बात करता है, अनुभाविक वास्तविकता जो हमने स्वयं महसूस करी है उसमें वो दो बात करता है, एक होता है चिरस्थायी ज्ञान की और एक इसमें बात करता है प्रत्यात्मक चरण की बात करता है। जो चिरस्थायी चरण होता है, चिरस्थायी ज्ञान जो होता है वो कहता है जो हमें इंद्रियों द्वारा प्राप्त होता है, और प्रत्यात्मक चरण जो यह इंद्र द्वारा जो हम खुद स्वयं भोगते हैं उसके द्वारा हमें प्राप्त होता है। एक होता है अजम्पशंस जो हमारी इंद्रियों के द्वारा हमें गट फीलिंग्स जो आती है, और एक हम जो खुद भोगते हैं उसके बाद जो हमें प्रत्यात्मक ज्ञान प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए जब कोई ग्रामीण चीन की अनुभाविक वास्तविकता को देखता है तो उसका ऐसा ज्ञान चिरस्थायी ज्ञान है जब वो उसको देखता है। परंतु इस प्रकार की वास्तविकता देखने के बाद वो समाज के चीन के जो समाज है और उसके जो विभिन्न वर्ग हैं उसको समझने का प्रयास करता है कि वो भाई छोटे हैं, गरीब हैं, मध्यम हैं। तो ये प्रत्यक्ष ज्ञान भोगने के बाद वो महसूस करता है। एक जो है चिरस्थायी ज्ञान कि वो देखते ही जो अज्यूम कर रहा है उस चीज़ को। तो इस तरह से इसने ऑन प्रैक्टिस ऑफ उसमें ज्ञान का सिद्धांत दिया है। एंड फोर्थ है, इसमें संयुक्त मोर्चे की बात करी है। माओ ने ये बात कही है, कृषक इतने सशक्त नहीं हैं कि वे साम्राज्यवादी और सामंतवाद के विरुद्ध क्रांतिकारी जो संघर्ष है उसको जीत सकते हैं। इसलिए उनका जो मत था वो ऐसी स्थिति है कि चीनी जो समाज है उसके अन्य वर्गों की सहायता उनके लिए लेना बहुत ज़्यादा अनिवार्य हो जाता है। इसी संदर्भ में माओ ने संयुक्त मोर्चे की अवधारणा पर बल दिया है। उसने ये बात कही है कि जो ऐसा मोर्चे का मुख्य जो लक्ष्य है वो मौलिक विरोधाभास का समाधान करना है, जो भी विरोधाभास हो उनका समाधान करना। माओ ने ऐसे संयुक्त मोर्चे की रणनीति को चीन के समाज की रूपरेखा पर लागू करने का प्रयास किया। मजदूर, छोटे दुकानदार, छोटे पूंजीपति और राष्ट्रीय पूंजीपति किसानों के साथ रहेंगे। तो उसने 1940 में यह आह्वान किया, एक नवीन प्रकार का लोकतंत्र है उसका भी आह्वान किया, और ऐसे राज्य को लोगों के लोकतांत्रिक अधिनायकवादी की इस बात करी है। लोकतांत्रिक अधिनायकवादी मतलब शासकीय जो गठबंधन है उसमें कृषक, मजदूर, छोटे छोटे दुकानदार जो होते हैं, पूंजीपति, सभी को शामिल किया है। माओ ने यहाँ पे मार्क्सवाद और राष्ट्रवाद को एक साथ मिलाने का प्रयास किया है। तो माओ ने ये बात कही है कि जो कृषक द्वारा अकेले जो है क्रांति नहीं की जा सकती, वो इतने सशक्त नहीं है, तो उसके लिए उन्हें अन्य वर्गों का सहारा लेना पड़ेगा, एक संयुक्त मोर्चा जो है वो बनाना पड़ेगा, उसकी अवधारणा दी है। और उसने नवीन प्रकार का लोकतंत्र की बात भी करी है कि कृषक है, जो मजदूर है, छोटे छोटे दुकानदार हैं, पूंजीपति है, सभी को सम्मिलित किया है। और उसने मार्क्सवाद को राष्ट्रवाद के साथ मिलाने का प्रयास किया है। तो बस इसी के साथ ही माओ के ये चार जो इनके विचार हैं, कृषक क्रांति, विरोधाभास, ऑन प्रैक्टिस और संयुक्त मोर्चा, नवीन लोकतंत्र, ये यहीं पे कंप्लीट होते हैं। तो अगर इन दोनों में क्वेश्चन आता है तो यही सब आएंगे, दोनों में हो जाएगा। और बाकी की वीडियोस मैं फिर अपलोड कर दूँगी आगे वाले चैनल पे। वीडियोस को आखिरी तक देखने के लिए थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर वीडियोज़। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम्स।